गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जिसमें हमारी आज की टॉपिक है सी। ठीक है, SHE। सी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज सी, का यूज क्या है आपके रेगुलर एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास हमारी सी के नामों के। तो चलिए देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। इसको समझने से पहले मैं जो मेरे पिछले क्लासेस थे आपने नहीं अटेंड किया उसको, तो आप लिंक मैं डाल दूंगी स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि अगर वो पढ़े रहेंगे आप तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये जो सी होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, आखिर ये होता क्या है, इसका यूज क्या है? ठीक है, तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? अभी आप पढ़ रहे थे नर्व्स इक्वेशन। लास्ट क्लास में नर्व्स इक्वेशन पढ़ा। तो नर्व्स इक्वेशन में आप क्या देख रहे थे कि अगर हमें किसी सेल का, ठीक है, सेल मतलब एनोड और कैथोड को आपने जोड़ दिया वायर के थ्रू वोल्ट मीटर के हेल्प से, तो पूरा एक सेल बन गया ना। यहाँ पर आपका लेफ्ट हाफ सेल, उधर आपका राइट हाफ सेल, तो ये पूरा मिलाकर एक सेल बनाया। तो इस सेल का जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो आप कैसे निकाल रहे थे? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे? वहां पे नर्व्स इक्वेशन यूज कर रहे थे। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो गया? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे थे। तो इस फॉर्मूला में जो ई नॉट सेल लिखा हुआ है, ई नॉट सेल, वो आप कैसे निकाल रहे थे? ठीक है, नर्व्स इक्वेशन याद है ना सबको? ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ नर्व्स इक्वेशन, आपको याद होगा। ठीक है, मैंने बता भी दिया कि ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। पिछले क्लासेस में काफी डिटेल्स मैंने इसको बताया है। तो इस नर्व्स इक्वेशन में जो ई नॉट सेल आ रहा है बीच में इज इक्वल टू के बाद, ठीक है, वो ई नॉट सेल आप कैसे निकालते हो? ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं आप? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल कैसे निकालते हो? तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला से आप निकालते हो ना। जो नर्व्स इक्वेशन में ई नॉट सेल जो लिखा रहता है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो इस फॉर्मूला में, इस नर्व्स इक्वेशन में जो ई नॉट सेल लिखा होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला अलग हम यूज करते हैं। वो फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, कैथोड मतलब राइट वाला जो हाफ सेल है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड मतलब लेफ्ट वाला जो हाफ सेल है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों की वैल्यूज को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो ई नॉट कैथोड है और ई नॉट एनोड है, ये क्या है? किसी पार्टिकुलर मेटल का ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसे सपोज दैट कि अगर हम डेलियल सेल का बात कर रहे हैं, तो जो आपका लेफ्ट वाला सेल होता है वो जिंक का होता है ना, जिंक का, और जो राइट वाला होता है वो कॉपर का होता है। जिंक मेटल को, जिंक इलेक्ट्रोड को हम ZnSO4 के सॉल्यूशन में डालते हैं, और राइट वाले में कॉपर मेटल के इलेक्ट्रोड को हम कॉपर सॉल्यूशन के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो ये वाला हो गया आपका कैथोड, ये वाला हो गया आपका एनोड। तो इसका, इस सेल का पार्टिकुलर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे, और इस राइट वाले हाफ सेल का पार्टिकुलर कॉपर इलेक्ट्रोड का आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करके यहां रखोगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये जो वैल्यूज आ रही है, ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आ रही है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये आखिर आया कहां से? समझने की बात है ना। एग्जामिनर क्या करेगा क्वेश्चन में कि ये वैल्यूज आपको दे देगा, ठीक है, सही है, दे दिया, लेकिन ये आया कहां से? ये जो वैल्यूज एग्जामिनर दे रहा है क्वेश्चन में, ये वैल्यूज आया कहां से? सोचिए इस बात को कि आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने अपने पिछले क्लासेस में कराया है, उसमें ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड मैंने दे रखा था। ठीक है, ई नॉट जैसे इस तरह से देखो, ई नॉट जिंक प्लस प्लस ऑब्लिक जिंक, ये इसकी वैल्यू मान लीजिए एक्स है, तो ये वैल्यू दी हुई थी, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर ई नॉट कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर, इसकी वैल्यू y है, तो ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल्स में दे रहा था। तो ये जो वैल्यूज है x और y, ये आखिर आया कहां से? सोचने की बात है ना, ये x और y की वैल्यू आया कहां से? तो ये आया विद द हेल्प ऑफ C, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी हेल्प से
हम किसी भी मेटल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी हाफ सेल का हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कहो या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कहो। ठीक है, मतलब हम सी की हेल्प से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से किसी भी मेटल, किसी भी हाफ सेल, किसी भी इलेक्ट्रोड का हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप फाइंड कर लोगे तो उसकी हेल्प से आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। किस फॉर्मूला से? SRP इज इक्वल टू माइनस SOP। ठीक है, अगर एक पता चल गया तो दूसरे के लिए हम माइनस यूज कर लेंगे। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको अपने पिछले क्लास में बताया है। ठीक है, कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पता है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो एक अगर पता चल गया तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज है x और y, ये तो क्वेश्चन में दिया रहता है, न्यूमेरिकल्स अगर देगा तो ये दिया रहेगा, लेकिन ये आया कहां से? ये सोचने की बात है कि आया कहां से। तो ये x और y की वैल्यू आई विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से। अब हम यही पढ़ेंगे आज की क्लास में कि कैसे इसकी वैल्यूज आती है। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं आपको ना कि ई नॉट सेल निकालने के लिए हमें ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड की जरूरत पड़ती है। तो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड की जो वैल्यूज है उसी हमें फाइंड करने के लिए हमें SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। इतना बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका यूज क्या है। ठीक है, SHE का यूज क्या है, आखिर इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, क्यों जरूरत पड़ा इसका, तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किसी भी मेटल का, किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प लेनी पड़ती है। उसके सहायता से ही हम किसी भी मेटल का, जैसे जिंक का निकालना है, कॉपर का निकालना है, तो उसका हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। तो इसी को हम एक और दूसरे वर्ड में बोलते हैं NHE, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये भी एक नाम है लेकिन ज्यादा फेमस है SHEC। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं और आप फट से इसको जल्दी जल्दी करके कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए। तो जो पहला पॉइंट है वो है इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब कि गैस फॉर्म में होगा। ओके, तो ये क्या है? गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस का मतलब तो समझ में आ रहा है, आयन का मतलब यहाँ पे क्या है? बोलिए। गैस का मतलब तो समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन गैस हम यहां ले रहे हैं। आयन का मतलब जैसे आपका हाइड्रोजन गैस है H2 तो इसका आयन हो जाएगा H+। आई बात समझ में? जैसे कि आप ले रहे थे एनोड वाले केस में, एनोड हाफ सेल में, लेफ्ट वाले हाफ सेल में जिंक ले रहे थे, और जिंक किस में ले रहे थे? ZnSO4 में ले रहे थे ना। जिंक का रॉड आप किस में डाल रहे थे? ZnSO4 सॉल्यूशन में डाल रहे थे। कॉपर का रॉड आप किस में डाल रहे थे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे थे। वैसे ही हाइड्रोजन का, अब बोलोगे कि मैम ये तो गैस है, इसका रॉड कहां से बनेगा? वो सब आगे मैं आपको बताऊंगी कि हाइड्रोजन तो गैस होता है, रॉड के फॉर्म में तो होता नहीं है, लेकिन इस गैस को हम एक प्लैटिनम वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पर ये एक इलेक्ट्रोड का काम करने लगता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस को एक प्लैटिनम वायर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पर वो इलेक्ट्रोड का वो प्लैटिनम वायर काम करने लगता है, तो वो पूरा एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। अब इस इलेक्ट्रोड को हम डालेंगे किसमें? H+ सॉल्यूशन में। H+ कहां से आया? सपोज दैट कि आया HCl से, हो सकता है ये आ सकता है H2SO4 सॉल्यूशन से, इसमें भी H+ होता है। तो जिसमें H+ होगा, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनमें होंगे ना H+, क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, ये क्या है? एसिड है, तो इनमें H+ आयंस होंगे। तो हमने हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाया विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम वायर, और इस इलेक्ट्रोड को हमने किस में डिप किया? HCl सॉल्यूशन में या H2SO4 सॉल्यूशन में। तो पूरा एक हाफ सेल बनकर आपका रेडी हो गया। हुआ कि नहीं बताओ? अभी पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब बनाऊंगी, डायग्राम वगैरह सब बनाऊंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस ऊपर ऊपर समझा रही। अभी धीरे धीरे जब क्लास आगे बढ़ेगी तो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह सब मैं आपको समझाऊंगी, कैसे क्या होता है। हाइड्रोजन गैस है,
इसका इलेक्ट्रोड आप कैसे बना सकते हो प्लेटिनम वायर के हेल्प से, ठीक है, सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो पॉइंट्स मैं क्लियर कर रही हूँ उसको ध्यान से आप सुनिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड आपने लिया विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम वायर, और आपने इसको किस में डिप किया, HCl सोल्यूशन में या H2SO4 सोल्यूशन में लिया। ठीक है, उसमें भी H प्लस होता है, उसमें भी H प्लस, जैसे कि यहाँ पर ZnSO4 में Zn प्लस होता है ना, CuSO4 में Cu प्लस प्लस, वैसे ही H2SO4 में H प्लस, HCl में H प्लस आपके आयंस होंगे। तो यहाँ पर ये आपका हो गया हाइड्रोजन गैस का हाफ सेल। ओके, यहां तक समझ आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड। ओके, ये क्या है, ये गैस हो गया और ये हो गया आयन, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड का ये होता है, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, H2 गैस ऑब्लिक H प्लस एक्वस। ठीक है, यहाँ पे H प्लस कहां से आया, HCl से या H2SO4 से। नेक्स्ट है आपका इट इज अ रेफरेंस। अच्छा, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम प्लेटिनम वायर यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो ऑब्लिक प्लेटिनम। ओके, आगे है सेकंड, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाय IUPAC। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, किसको, SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, C को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसने इसका नाम रखा, IUPAC ने नाम रखा। ओके, नेक्स्ट है इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसे आप एनोड हाफ सेल भी कह सकते हो, कैथोड हाफ सेल भी कह सकते हो। एनोड हाफ सेल कहोगे तो जो जिस हाफ सेल इसको कनेक्ट करेंगे वो कैथोड हो जाएगा। अगर आप इसे कैथोड हाफ सेल कहोगे तो जिस इलेक्ट्रोड से हम इसको कनेक्ट करेंगे वो आपका एनोड हाफ सेल हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये दोनों ही तरह से काम करता है। इसको आप कैथोड हाफ सेल भी कर सकते हो, इसको आप एनोड हाफ सेल भी कर सकते हो, ये दोनों तरह से ही काम करता है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अगर आपने इसको एनोड हाफ सेल कहा तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो जार है इसको आपने कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे हाफ सेल से, तो वो आपका कैथोड बन जाएगा। ठीक है, सपोज दैट ये है, सपोज दैट कि ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हाफ सेल है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छे से बताऊंगी मैं आपको, बस अभी समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अगर आपने इसको एनोड हाफ सेल का नाम दिया तो इसको जब आप किसी दूसरे से कनेक्ट करेंगे, किसी दूसरे हाफ सेल से, तो इसका नाम हो जाएगा कैथोड हाफ सेल। और अगर आपने इसे कैथोड का नाम दिया तो ये हो जाएगा आपका एनोड हाफ सेल। ठीक है, बस यही मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों तरह से ही काम करता है, कैथोड हाफ सेल भी और एनोड हाफ सेल भी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी 0। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका जो SRP है या इसका जो SOP है उससे एज्यूम किया जाता है कि वो 0 है। इसको फाइंड करके देखा गया, साइंटिस्ट ने इसको फाइंड करके देखा, निकाल कर देखा एक्सपेरिमेंट के हेल्प से, तो ये देखा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आपकी 0 आती है। ठीक है, इसलिए इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होती है वो 0 होती है। आगे बात समझ में, ये किसने कहा, ये IUPAC ने कहा है कि स्टैंडर्ड हाई निकाल कर, साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला और ये पता किया कि जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 होगी और इसकी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी 0 होगी। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, E0 रिडक्शन हो रहा है तो H प्लस ऑब्लिक 1/2 H2। अब इसको आप नहीं लिखोगे ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसलिए हमको यहाँ पर 1/2 लिखना पड़ रहा है ताकि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक H बचा और उसके ऊपर 0, मतलब +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी कट गया 2 से 2, तो यहाँ पर 0, यहाँ पे +1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आपकी जो दोनों वैल्यूज है वो 0 आती है, इसे एज्यूम्ड किया गया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इतना लगभग इतना आता है।
जीरो नहीं मतलब लगभग इतना आता है, जीरो के बराबर आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो इसको आप नोट कर लो, उसके बाद मैं इसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगी, तब वहां पर मैं आपको बताऊंगी कैसे हाइड्रोजन गैस का हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम वायर, और फिर उसको हम डाल देते हैं किसके सॉल्यूशन में, HCl सॉल्यूशन में, जिसमें हमारा H+ आयंस होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने C को मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है। पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, इसके कुछ पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वेसल लेते हैं या एक जार लेते हैं। ठीक है, ग्लास जार हमने ले लिया, उसमें हम क्या करते हैं कि HCl का सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। HCl ही क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हम वहां पर हाइड्रोजन से रिलेटेड ही लेके, चाहे H2SO4 लो चाहे HCl लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे कि आप पढ़ रहे थे ना, जिंक का रॉड आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे थे, जैसे कॉपर का रॉड को आप डाले थे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, वैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाएंगे और उसको डालेंगे HCl के सॉल्यूशन में। ठीक वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ग्लास जार लिया या वेसल लिया, उसमें हमने HCl सॉल्यूशन को फिल कर दिया। ठीक है, ये क्या है, ब्लू कलर का HCl सॉल्यूशन हमने भर दिया, जिसका कंसंट्रेशन है 1m। इसका मतलब ये हुआ कि H+ का कंसंट्रेशन है 1m। HCl में H+ का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1m दिया। जैसे कि हम ZnSO4 में पढ़ रहे थे, Zn+ का कंसंट्रेशन, CuSO4 में Cu++ का कंसंट्रेशन, वैसे यहाँ पर HCl में H+ का कंसंट्रेशन दिया है 1m। आगे है, इस पूरे प्रोसेस को हम कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, स्टैंडर्ड कंडीशन हमने यहाँ पे रखा है। आगे कि इस जार के अंदर हमने HCl भर दिया, उसके बाद हम एक ग्लास जैकेट कुछ इस तरह के शेप में, ये जो ग्लास जैकेट है ना, जरा ध्यान से देखिए, इस तरह का शेप है इसका, एक सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये ग्लास जैकेट ब्लैक कलर की यहाँ तक। तो हमने इस ग्लास जैकेट को ले लिया, जिसका एक तरफ का जो मुंह है, माउथ है, वो खुला हुआ है। क्यों खुला है, क्योंकि इस जगह से हम हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजेंगे। कितने प्रेशर में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कंसंट्रेशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो सारे के सारे यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन हमने रखा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, यहाँ पर हम जो निकालेंगे वो जगह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि सब कंडीशन यहाँ पे स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस को अंदर पास किया। ठीक है, अब इस ग्लास जैकेट से वो हाइड्रोजन गैस अंदर आएगा और अपना काम करना शुरू करेगा। तो अब आप बोलोगे मैम ये हाइड्रोजन गैस कैसे इलेक्ट्रोड बन गया, HCl तो समझ में आ रहा है कि आयनिक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कैसे बन गया, वो तो गैस के फॉर्म में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्लास जैकेट के अंदर एक वायर को डालेंगे, यहाँ पर एक छेद होता है, ठीक है, होल बना होगा, तो यहाँ से हम एक प्लेटिनम वायर को अंदर डालेंगे। अब प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इसको मैंने अपने पिछले क्लासेस में बता रखा है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ कि वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, बस वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे, लेकिन वो रिएक्शन किसी के साथ नहीं करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम प्लेटिनम वायर का यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हमने एक प्लेटिनम वायर को हमने अंदर डाला और यहाँ से वोल्ट मीटर से हमने कनेक्ट कर दिया ऊपर से, ठीक है। और ये जो प्लेटिनम वायर है इसके नीचे हमने एक प्लेटिनम ब्लैक फॉइल लगा दिया, ये भी प्लेटिनम का ही बना हुआ है। ये प्लेटिनम वायर के नीचे प्लेटिनम का ही एक ब्लैक फॉइल हमने बना दिया। क्यों बनाया अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर समझिए, आप स्ट्रक्चर समझिए, उसके बाद फिर इसकी कहानी आप समझिएगा। तो ये प्लेटिनम वायर हो गया, यहाँ से वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया प्लेटिनम ब्लैक फॉइल। अब क्या होता है, इतना चीज समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा कि जब हम हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आएगा और कुछ हाइड्रोजन गैस जो होंगे वो चूंकि जगह खाली है ना, तो कुछ हाइड्रोजन गैस यहाँ से इस HCl सॉल्यूशन से बाहर की तरफ जाने लगेंगे गैस के फॉर्म में, इसलिए मैंने इसको बुलबुले के फॉर्म में दिखाया है, ठीक है। ऊपर से आप गैस को भेज रहे हो, नीचे आ रहा है और वो बुलबुला के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है। लेकिन कुछ हाइड्रोजन गैस को ये जो प्लैटिनम ब्लैक फॉइल है ये क्या करेगा, कुछ हाइड्रोजन गैस को
एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर सोख लेगा, या रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन अंदर सोखेगा। उसकी जो जाली नुमा स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ हाइड्रोजन गैस को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा या एडजॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा या एडजॉर्ब करेगा। अब आप बोल रहे होगे दोनों में अंतर क्या है? स्पेलिंग में अंतर है, ABSORB, ADSORB। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अंदर सोखना। जैसे स्पंज है, स्पंज क्या करता है? पानी को अंदर सोख लेता है ना, फिर उसको आप ऐसे गाड़िए तो पूरा पानी फिर नीचे गिर जाता है। स्पंज देखा है ना आपने? ठीक वैसे ही ये प्लेटिनम ब्लैक फॉयल क्या करेगा? हाइड्रोजन को अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, या जो बच्चे में थोड़े बहुत हाइड्रोजन गैस होंगे वो एडजॉर्ब हो जाएंगे। एडजॉर्ब का मतलब उस स्पंज के चारों तरफ, उस फॉयल के चारों तरफ वो चिपक जाएंगे। अरे आपने घर में बर्तन मांजने वाला जो स्पंज देखा होगा आपने, ठीक है, जिसे बर्तन मांजते हैं, उसमें क्या होता है कि पानी अंदर जाता है तो आप उसको ऐसे गाड़िए तो वो नीचे गिर जाता है, मतलब उस स्पंज ने पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो थोड़े बहुत पानी तो ऊपर भी तो लगे रहेंगे ना, स्पंज के थोड़े बहुत ऊपर भी तो लगे रहेंगे ना, चिपके होंगे, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्ब, और जो अंदर चले गए पानी उसको बोलेंगे एब्जॉर्ब। तो यही है एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब अंदर चला जाना, सोख लेना, और एब्जॉर्ब का मतलब एब्जॉर्ब का मतलब चिपकना ऊपर सरफेस में। ठीक है, तो ये जो प्लेटिनम ब्लैक फॉयल है, हाइड्रोजन गैस जो ऊपर से आ रहा है, तो कुछ हाइड्रोजन गैस को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और बाकी के जो थोड़े बहुत हाइड्रोजन गैस बच रहे हैं वो सब के सब इस वेसल से बाहर निकलने लग रहे हैं। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लग रहे हैं। तो यहां तक समझ आ गया कि कहानी क्या हो रही है। यहाँ पे आगे देखिए, अब ये जो चीज है ये आपका पूरा बन गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये स्ट्रक्चर आप जरूर बनाइएगा, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बता रही हूँ, ये लिखना भी एग्जाम में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये स्ट्रक्चर है। तो सी जो है, सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल ऑक्सीडेशन। तो ये आपका एनोड हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है। जब इसे आप एनोड हाफ सेल बोलोगे इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, लेफ्ट वाला याद है ना, लेफ्ट वाले में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था, और उसको हम एनोड हाफ सेल कह रहे थे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में रिलीज हो रहा है। जो हाइड्रोजन गैस ऊपर से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात पहले बता देती हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगी तो बिल्कुल और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो होता क्या है ना कि जब हाइड्रोजन गैस, जैसे यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट किया, यहाँ से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, मीटर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया, तो जो हाइड्रोजन गैस अंदर आ रहा है, तो कुछ हाइड्रोजन गैस जो होते हैं, H2 गैस जो होते हैं, वो आपके H+ में ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करा रहे हैं उसकी वजह से कुछ हाइड्रोजन गैस H+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो आपके सॉल्यूशन में जो H+ आयन है वो क्या होता है? वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है बात? क्या होता है कि जब आप हाइड्रोजन गैस को अंदर भेज रहे हो तो ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी तो फ्लो करा रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ हाइड्रोजन गैस H+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो सॉल्यूशन में जो H+ आयंस है वो वापस से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया। यहाँ पे 2 कर दो ताकि हम बैलेंस को बना सकें। ठीक है, H2 2H+ में कन्वर्ट हो रहा है, फिर 2H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये H2 कहां से आया? ये आपका जार से आया, मतलब ये आपका गैस है जो आपका बाहर से आ रहा है। ये H+ कैसे H2 में कन्वर्ट हो रहा है? ये सोल्यूशन का है। ये जो आपका H+ है ये सोल्यूशन से हाइड्रोजन गैस बना रहा है, और ये हाइड्रोजन गैस जो बाहर से आ रहा है ये H+ में कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है इस तरह से। आगे बात समझ में? इलेक्ट्रिसिटी जब हमने फ्लो कराया तो जो हाइड्रोजन गैस हम बाहर से भेज रहे हैं वो आयनाइज होकर H+ में कन्वर्ट होगा, और जो सॉल्यूशन में H+ है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरफ से हाइड्रोजन गैस H+ में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ से H+ हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों वहां पर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ठीक है, जितना वो H+ में बना रहा है उतना ही वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। तो वहां पर आपके 2 प्रोसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका ऑक्सीडेशन का, एक हो सकता है आपका रिडक्शन का। होगा ना, इक्विलिब्रियम में H2 जो है वो H+ में कन्वर्ट हो रहा है और H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है इक्विलिब्रियम में। ओके,
तो आपका जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जब ये एनोड हाफ सेल की तरह काम करेगा, तब आप लिखेंगे H2 2H प्लस को रिलीज किया और 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, H2 ये आपका H प्लस में कन्वर्ट होगा, बैलेंस कर दीजिए इसको, फिर क्या होगा कि आपका H प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम केस में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका H2 जब H प्लस में होगा तो 0 से प्लस हो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर जब H प्लस H2 में कन्वर्ट होगा मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। तो जब आपका SHE जो है वो एनोड हाफ सेल ऑक्सीडेशन का काम करेगा, तब आप ऐसे लिखेंगे H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। आ गई बात समझ में? अब समझ में आ रही है अच्छे से? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए कि H2 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन से वापस से 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर वो हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो जब एनोड हाफ सेल का काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा, तब H2 2H प्लस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो उस केस में आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है वो क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल मैंने पढ़ा दिया आपको कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेल को। जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस केस में इस H2 के ऊपर 0 है और इस H प्लस के ऊपर +1 है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ऑक्सीडेशन वाले केस में 0 से +1 इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में प्लेटिनम वायर है तो प्लेटिनम लिखेंगे, ब्रैकेट में H2 लिखेंगे और यहाँ पर आप गैस का साइन लगा देंगे। ठीक है, गैस का साइन, फिर यहाँ पे एक स्लैश, फिर यहाँ पे H प्लस जो आयंस में आपने लिया है और एक्वस, ये सब मैंने बताया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस आ रहा है वो कितने प्रेशर पे आ रहा है? कंसंट्रेशन क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। और इस आयन का कंसंट्रेशन एग्जाम में आपको दिया रहेगा, या इसको हम 1 मोलर कंसंट्रेशन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इस एनोड हाफ सेल का। तो अब यहाँ पर ये आपका बन गया हाफ सेल। तो अब इसका निकालेंगे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर चूंकि एनोड हाफ सेल है तो हम यहाँ पर लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? E0 1/2 H2 / H प्लस। 1/2 लिखने का मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के मैंने लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक H यहाँ पर, एक H प्लस यहाँ पर, तो 0 से +1 हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। ये किसने कहा? ये IUPAC ने बताया है। IUPAC ने ये ऑब्जर्व किया, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है SHE एज कैथोड हाफ सेल। यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस हो रही है इक्विलिब्रियम में, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दोनों ही प्रोसेस साथ में हो रहा है, इक्विलिब्रियम में हो रहा है। आया समझ में? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आपको एनोड हाफ सेल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि कैथोड हाफ सेल कैसे काम करता है। कैथोड में होता है रिडक्शन का काम। रिडक्शन मतलब कि अब इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब 2H प्लस इलेक्ट्रॉन को लिया और हाइड्रोजन गैस बनाया, यहाँ से यहाँ, यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन। आई बात समझे? तो यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और हाइड्रोजन गैस बना दिया, तो बुलबुल बुलबुल के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं सब। ठीक है, जो बचे हुए हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। तो अब यहाँ से आपका ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था तो आपने इसको यहाँ लिखा था, लेकिन अब रिडक्शन हो रहा है तो इसको उठाकर हम आगे लिखेंगे, मतलब H+1 और यहाँ पे H के ऊपर 0, मतलब +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो H प्लस एक्वस इसका कंसंट्रेशन दिया होगा, स्लैश प्लेटिनम वायर है, H2 गैस और इसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। H प्लस दिखाई दे रहा है ना नीचे, एक्वस स्लैश प्लेटिनम और आपका यहाँ पे फिर स्लैश होगा, फिर होगा H2 और यहाँ पर गैस, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट की जगह पे स्लैश भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना है आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट पे H2 लिखा है ना, तो ब्रैकेट ना देके स्लैश देके फिर H2 लिखा रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही आपके सही है। अब इसका आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि रिडक्शन है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? E0 H प्लस ऑब्लिक 1/2 H2। ठीक है, कितना हो जाएगा? +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 अकॉर्डिंग टू IUPAC। ओके, ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। तो चलिए बहुत रिवाइज करती हूँ इसको।
जो बच्चों को समझ में नहीं आया, जिन बच्चों को, वो फिर से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जार लेते हैं, एक वेसल लेते हैं, इसमें हम एक ग्लास जैकेट को डाल देते हैं। इस ग्लास जैकेट का एक सिरा जो होता है वो खुला होता है और ऊपर का जो सिरा होता है वहां पर एक होल होता है। तो इस एक सिरे से हम हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और ये पूरा जो हम सिस्टम लिए हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन। अब इस होल से हम एक प्लेटिनम वायर को अंदर भेजते हैं, जिसके नीचे हम एक फॉयल लगा देते हैं जिसका नाम है प्लेटिनम ब्लैक फॉयल, ठीक है। इसका क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका प्लेटिनम वायर है, इसको हम किसी अमीटर से या वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। अब क्या होता है कि जो सोल्यूशन हमने लिया है वो है HCl का सोल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन है 1 m। तो अब आप जब हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये हाइड्रोजन गैस, और ऊपर से आप क्या भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस आ रहा है इस प्लैटिनम ब्लैक फॉयल पे, वो आकर कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ एडसॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ पर आपके जो हाइड्रोजन गैस है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने लगती है। लेकिन साथ ही आपका जो सॉल्यूशन में जो आपके HCl के H+ आयंस है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस बनाने लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्रोजन गैस बनाने लगेगा, और आपका यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होने लगेगी। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी भेजा तो हाइड्रोजन गैस जो आपके आ रहे थे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रहे थे, वो आपका हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडेशन करने लगा, और जो सॉल्यूशन में H+ था वो आपका रिडक्शन करने लगा। तो दोनों में ही एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया, H2H+ में H+ H2 में। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो अब हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन मतलब पॉइंट्स निकालेंगे कि यहाँ पर C जो है वो एनोड हाफ सेल का भी काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन का भी, और एनोड और SHC जो है वो कैथोड हाफ सेल रिडक्शन का भी काम कर रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन का काम करेगा तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिडक्शन का काम करेगा तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इजी है, ठीक है, सब आपको पता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आपने प्लैटिनम वायर को लिया है, तो यहाँ पे हम स्लैश भी दे सकते हैं या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है। एक और स्लैश लगाएंगे, किस सोल्यूशन में आपने डाला है, H+ सोल्यूशन में डाला है, इसका कंसंट्रेशन दिया होगा। अब इसका हम E0 निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 0 अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब यहाँ पर जो रिडक्शन है, कैथोड हाफ सेल है, इसमें क्या करेंगे, +1 से 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, जो आपने ऊपर लिखा है ना इसी का उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कैथोड हाफ सेल। इसका जो E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी 0 है। आगे बात समझ में, जल्दी से इसको नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके रेगुलर एग्जाम में भी आता है, आपके कंपटीशन में भी आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर दिस सेल। यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड कंडीशन भी आपकी दी हुई है, और निकालना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकालना है। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर बोल रहा है सेल का निकालने को, तो हम वहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन, ओके। और अगर स्टैंडर्ड पूछेगा तो उसकी बात अलग है। तो यहाँ पर नॉर्मल पूछ रहा है, इसका मतलब आप नर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर खुद से निकालिए, फिर तो मैं हूं ही बताने के लिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए हो गया, अब मैं करने वाली हूं इसको, आप अपने आंसर्स को जरा मिलाना दो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सेल को देखेंगे, ये दिया हुआ है H2SO4 aqueous/PtH2। तो ये आपका कौन सा सेल है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्योंकि यहाँ पर H2 गैस दिया है और यहाँ पे H+ आयंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो है सेल रिएक्शन हम लिखेंगे, इस सेल का सेल रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ पर H2SO4 H2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा H2SO4, ठीक है, ये चीज है। तो H2SO4 जो है आपका, ठीक है, ये आपका एक एसिड है, तो ये कन्वर्ट होगा टू H+ प्लस SO4 माइनस माइनस में, ये होगा ना, होगा। हमको देखो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए H+ आयन, लेकिन यहाँ पर H2SO4 दिया है, और हमें क्या चाहिए, H+ आयन। इसलिए हमने इस H2SO4 को डिसोसिएट कर दिया, आयनाइज करके दिखाया, ताकि हमें ये वाला चीज मिल जाए, क्योंकि हमें इसी की ही जरूरत है। अब यहाँ पर जो H2SO4 का कंसेंट्रेशन है 0.05 m, ये किसका एक्चुअली पे कंसेंट्रेशन है, ये हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन है।
ठीक है। जो आपका H2SO4 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.05 m, ये एक्चुअली में ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं वो देखना है। तो H2SO4 जो होगा वो डिसोसिएट होगा तो 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कितने हैं भाई साहब? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन है। इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.05 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक्चुअल में हमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर तो केवल इसका दिया हुआ है ना, ठीक है, इस H2SO4 का दिया हुआ है, तो इसमें एक H प्लस का इतना दिया हुआ है, तो 2 H प्लस का कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.10 m कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि नहीं? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ऐसे ही पढ़ रहे थे ना, PtH2 गैस, और इसका जो है 1 एटमॉस्फेरिक है पार्शियल प्रेशर, इसका कंसंट्रेशन आपका निकल गया 0.10 m निकल गया। हमें H प्लस का ही एक्चुअली में कंसंट्रेशन चाहिए था। अब यहाँ पे 2 H प्लस है तो उसके लिए हमने इसको निकाला, तो फाइंड करके हमने निकाला तो 0.10 m का कंसंट्रेशन हमें मिल गया। अब हमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता है, तो हम नस्ट इक्वेशन के हेल्प से क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। लेकिन वहां पे n भी तो है, स्मॉल n, वो कैसे निकालेंगे? तो स्मॉल n के लिए हमें सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, H प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। H प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। H2SO4 का H प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। तो यहाँ पर बैलेंस कीजिए रिएक्शन को, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस हो गया इक्वेशन। 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2H प्लस लिया और H2 गैस बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। इज दैट क्लियर? +1 से 0 मतलब रिडक्शन। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 आ गई। अब हम n की वैल्यू पता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, देखो इसका कंसंट्रेशन पता है आपको 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, दिया हुआ है कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.10 m। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता है, n की वैल्यू पता है, और E0 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो E0 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सारे वैल्यूज को पुट करो और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E0, और जो सेल है वही हम लिखेंगे, मतलब H प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। हम फॉर्मूला में क्या रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू IUPAC, याद है ना आपको, सब मैंने बताया है। तो ये हो जाएगा H प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 H2 माइनस 0.059/n log 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सब, ये फार्मूला हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन। वैल्यूज पुट कीजिए, इसकी वैल्यू 0 होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 ही होता है, तो 0 रख दिया, माइनस 0.059, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्यों रखा 0.059, क्योंकि भाई सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है, log 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक, और आपका पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में रखते हैं। रिएक्टेंट का कितना है, 0.1, और इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये सब मैंने कई बार आपको बताया है। तो अब यहाँ पर जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 0.059/2, इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि 0 था। फिर यहाँ पे हो जाएगा log 10, और ये हो जाएगा 1/10⁻⁻2 होगा कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, 0.1 का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं ना। अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस 0.059/2 और log 10⁻2 ऊपर पहुंच गया तो,
अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 0.059/2 इंटू 2 आगे आ गया, फिर log 10 बेस 10। इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा यहाँ पे माइनस छूट गया था मेरा, इज इक्वल टू माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आप भूलिएगा मत, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस मैंने भूल गई थी, आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो माइनस यहाँ पे हो गया माइनस 0.059 वोल्ट, यही आपका आंसर आएगा। मतलब इस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हो जाएगा माइनस 0.059 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, आराम से निकल गया, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। तो आपको समझना क्या था, सबसे समझना इंपॉर्टेंट काम था आपका हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन निकालना। तो ये जो कंसंट्रेशन दिया है वो इस पूरे का दिया है, लेकिन इसमें जो एक H प्लस है उसका कंसंट्रेशन इतना है, तो इसमें 2 H प्लस होगी तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, आयोनाइज करके आप देखेंगे, फिर उसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, बस कर गया, जैसे आप करते आए हो। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर एन इलेक्ट्रोड इन कंटैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ठीक है, यहां तक ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, बाकी ये आंसर है। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन आपका दिया हुआ है और pH 10 दिया हुआ है, बस इतने चीज दिया है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब आप सोचिए, pH 10 देने का मतलब क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया है, मतलब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, pH 10 है, मतलब आपका जो हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनम वायर को ऐसे सॉल्यूशन में डाला गया है जिसका pH 10 है, मतलब उस सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -10 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई बात समझ में? देखो फिर से समझो, बात को समझो क्या बोल रही हूँ। आपका स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और pH दिया हुआ है 10 और पूछ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए। तो इस pH 10 को देख के आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगा कि pH दिया हुआ है, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस का कंसंट्रेशन, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं OR, और ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, 10th में, 9th में या 11th में आपने कहीं पे इसको पढ़ा होगा कि pH कैसे निकालते हैं, इस तरह से। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -pH। मतलब यहाँ पर pH 10 दिया है तो इस pH 10 को यहाँ रखेंगे तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन तो आपका निकल गया 10 टू द पावर -10। तो जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकल गया और पूछ रहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब आप कर सकते हो कि नहीं? अरे बहुत आसान है, कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करो और करके देखो, फिर मैं हूं बताने के लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए। हो गया, अब मैं जब करने वाली हूं तो मेरा आंसर आप मिला के देखना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। लोअर क्लासेस का फॉर्मूला है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 10 टू द पावर -pH। ये कहां से आया, इस फॉर्मूले से आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमें मिल गया 10 टू द पावर -10। ठीक है, और ये किस इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, क्योंकि हाइड्रोजन आयन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन वगैरह रखा गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, वो हमें खुद से समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है और किस सॉल्यूशन में है, H प्लस सॉल्यूशन में है। ठीक है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम वायर के साथ H प्लस के आयन के सॉल्यूशन में डाला गया है, H प्लस आयन के सॉल्यूशन में इसको डाला गया है। इज दैट क्लियर? ये कहां से समझ में आया, इससे समझ में आया, pH 10 दिया ना, इससे समझ में आया कि H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका H2 जो है वो H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आपका जो है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब N की वैल्यू जो है यहाँ पर 200 मिल गई। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, N की वैल्यू 2 होती है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन है, सेल रिएक्शन अगर हम करें इसको, तो यहाँ पर जो आपका सेल रिएक्शन दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, चलो देखते करके। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट H2/1/2 H प्लस माइनस 0.059/2 log 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन।
इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर -10, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर। नहीं समझ में आगे समझ में। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 टू द पावर -10, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 लिखा है तो हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 1 एटमॉस्फेरिक, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड कंडीशन लिया गया है तो ये खुद से सोचना है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, -0.059/2 और ये हो जाएगा आपका log 10 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -20। होगा कि नहीं होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर -20। अब ये हो जाएगा 0.059/2 और -20 को अगर हम आगे कर दे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इंटू 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा log 10/10। इसकी वैल्यू पूरी 1 होती है तो यहाँ से ये हो जाएगी, ये -20 है ना, इसको मैंने आगे किया तो यहाँ पे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस। ठीक है, ये तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपको मैथमेटिक्स आता ही होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0.059/2 इंटू 20, क्योंकि log 10/10 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर ये 0 को मैंने हटा दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, कैंसिल करो, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 0.59 वोल्ट। दिस इज द आंसर। बताओ कितना आसान, क्वेश्चन देखने में कितना कठिन लग रहा था कि भैया ये क्या दे दिया है तो समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन आसान था बहुत ज्यादा, 2-4 लाइन में ही हो गया। समझना क्या आपको, समझना ये है कि pH 10 लिखा है मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया है, स्टैंडर्ड कंडीशन दिया है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भेजते हैं, मतलब आपको एक का कंसंट्रेशन पता है, दूसरे का भी कंसंट्रेशन पता चल गया आपको, n की वैल्यू तो आप फाइंड कर ही लोगे, 2 होती है वैसे ही। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, नेक्स्ट इक्वेशन में रखिए और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड कर लीजिए। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर आपको H+ का वैल्यू आप निकाल पाओगे, कंसंट्रेशन आप निकाल पाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का हीरो ये वाला फॉर्मूला, इस क्वेश्चन का जो हीरो है वो ये वाला फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पर ये सारे आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि FHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगाया है यूज ऑफ FHE टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स। तो किसी दूसरे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इस FHE के हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे, हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। पहला पॉइंट है नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। अगर आप चाहे कि आपका हाफ सेल का आप अलग से निकाल दे, सिंगल इलेक्ट्रोड का, सिंगल हाफ सेल का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दे, तो वो पॉसिबल नहीं होता, उसको हमें कनेक्ट करना पड़ता है किससे, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड, किसी दूसरे हाफ सेल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम FHE के हेल्प से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए तो हमारा नस्ट इक्वेशन है ही। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमारा नस्ट इक्वेशन है, उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम FHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए हम FHE का यूज करते हैं। नॉर्मल अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, EMF निकालना है, तो नस्ट इक्वेशन का हम यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर भी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू FHE। FHE के रिस्पेक्ट में हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं, और FHE का जो FHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, ये तो आपको पता है कि 0 होता है, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, वो 0 होता है FHE का, ये तो आपको पता है, मैंने कई बार बता दिया आपको। तो इसके रिस्पेक्ट में हम किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल विद FHE। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि FHE का जो जार होता है, FHE का जो जार होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो जार होता है, इसको हम जिसका हमें निकालना होता है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको चाहे आप एनोड मानो या इसको कैथोड मानो, वो आपके ऊपर है कि आप इसे क्या मान रहे हो।
ठीक है, एनोड मानोगे तब भी वैल्यू निकल जाएगा, कैथोड मानोगे तब भी वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया है जिंक का, जिंक प्लस प्लस आयन में, जिंक रॉड को मैंने ZnSO4 सॉल्यूशन में लिया है, तो इसको मैंने एनोड मान लिया। ठीक है, तो जब इसको आप एनोड मानेंगे तो FHE को क्या मानेंगे, कैथोड मानेंगे। अब इसको हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। अब जब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वोल्ट मीटर से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स आ रही है। तो इस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्स आया। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा गया। ठीक है, सब कुछ क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है। 1 m सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और प्रेशर क्या है गैस का, 1 atm प्रेशर है। तो यहाँ पर सब कुछ स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है, तो यहाँ से ये E नॉट सेल हमने देखा मेजर करके, एक्सपेरिमेंट करके कि वो आ रहा है x के बराबर। ठीक है, सपोज दैट कि वो x के बराबर आ रहा है। E नॉट कैथोड क्या है, आपने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपने कैथोड माना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस E नॉट एनोड, E नॉट एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर E नॉट एनोड की वैल्यू क्या आ गई, E नॉट एनोड की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस x के बराबर। ये माइनस साइन इधर आ गया तो माइनस x के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जितना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बाद आपका जो x की वैल्यू होगी वही E नॉट एनोड होगी। मतलब क्या, मतलब वो होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ये क्या हो जाएगी, माइनस x के बराबर, क्योंकि यही है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही हम रखेंगे। ठीक है, या ऑक्सीडेशन भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही हम रखेंगे, तो वो माइनस x आ गया। तो मेजर करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो उसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है इसके हेल्प से। ठीक है, अब इसका अगर हमें निकालना हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पर साइन को हम चेंज कर देंगे, तो +0.76 वोल्ट। ठीक है, तो इस पूरे सेल का EMF आपने निकाला एक्सपेरिमेंट करके, वो x आ रहा था, और इस फार्मूला के हेल्प से E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, कैथोड की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x की वैल्यू। तो x आपने निकाला है 0.76 वोल्ट माइनस में, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस वन। अब इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो उसका साइन चेंज कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है तो हम FHE का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कॉपर को भी ले सकते हो, कोई भी रॉड ले सकते हो, इसके हेल्प से आपकी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इतनी वैल्यू उसकी आ रही है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। पहली बार मेरे चैनल पर आया है, पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।